हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीपीएच बुक्स। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो मेक श्योर कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका ये जो एग्जामिनेशन है वो 30 अगस्त को होने वाला है। BHDC 134 इवनिंग शिफ्ट में आप देख सकते हैं। ये जो आपकी डेटशीट अभी रिलीज की गई है इग्नू की तरफ से, फाइनल डेटशीट जो आपकी रिलीज की गई है इग्नू की तरफ से 7 जुलाई को अपडेट आया था। उसी में आपको ये बताया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका होने वाला है BHDC 134 30 अगस्त को। ठीक है, सो उससे पहले आप श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो स्किप नहीं करेंगे। सो इसको आप जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। सो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजों की भाषा नीति पर टिप्पणी कीजिए। 1813 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो अनुज्ञा पत्र प्रसारित हुआ था वह भारतीय शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और भाषा के क्षेत्रों में निर्णायक मोड़ था। भारतीयों की शिक्षा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों और ईसाई मिशनरी के हाथों में था। इस अनुज्ञा पत्र ने भाषा के माध्यम पर तीव्र मतभेद खड़े कर दिए। कुछ अंग्रेज अधिकारी संस्कृत और अरबी के माध्यम से अध्ययन पर बल देते थे। दूसरी विचारधारा मुनरो और एल्फिंस्टन की थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं से पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे। चार्ल्स ग्रांट के अनुयायी पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबल माध्यम मानते थे। अंततः तीसरी विचारधारा को बल मिला। मैकाले ने भारत में आकर भारतीय दर्शन, साहित्य एवं ज्ञान के विरुद्ध तथा पश्चिमी ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के पक्ष में अनोखे तर्क रखे। साथ ही विज्ञान की शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रबल समर्थन किया। मैकाले ने संस्कृत और अरबी भाषाओं का घोर विरोध किया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, या तो आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको स्टेप टू स्टेप, लाइन टू लाइन इसको आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप वीडियो को देख के अच्छे से आंसर को समझ सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड में मैं आपको बुक भी शो करने वाली हूँ, जहाँ से आप इसी तरह के और भी आंसर्स रेफर कर सकते हैं। लंबे समय तक अंग्रेज भारत के शासक रहे थे। इतने अधिक वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रभाव और ज्ञान का भय भारतीयों पर सवार रहा कि चाहते हुए भी हम उस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि कंपनी सरकार ने भारत में अनेक स्कूल कॉलेज खोले। भारतीयों में शिक्षा के महत्व को भी जागृत किया गया, किंतु भाषा के माध्यम पर जो विवाद था उसका बहुत हद तक समाधान सन 1854 ईस्वी में हो सका। कंपनी सरकार की डांवाडोल भाषा नीति डिस्पैच में आकर निश्चित हो गई, जिस वुड का एजुकेशन डिस्पैच कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वुड का एजुकेशन डिस्पैच क्या है, तो उसका आंसर भी यही होगा, जिसमें उस नीति को चेंज किया गया और डिस्पैच में आकर निश्चित की गई। इस डिस्पैच में खुलकर यह ऐलान किया गया कि सरकार का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को हटाकर उनकी जगह पर अंग्रेजी को लाना नहीं है। सरकार ने बराबर यह ध्यान रखा है कि किसी भी काम में कोई भी काम उन्हीं भाषाओं में किए जाएंगे जिन्हें देश का विशाल जनता समझती है और जानती है। ऐसे समय में भी कुछ लोगों ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनमें राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा शिव प्रसाद, सितारे सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह ने बहुत ज्यादा मेहनत की कि हिंदी का जो विकास है वो रुके नहीं और वो महत्वपूर्ण भाषा के रूप में आगे आए। अगर हम इसमें बात करें राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद की, तो हम इसमें बताएंगे कि जो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त थे वे हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन सरकारी नीति के कारण उसका खुलकर समर्थन नहीं कर पाते थे। सरकारी हलकों में उर्दू की शिष्ट भाषा और हिंदी को गंवारू भाषा माना जाता था, क्योंकि आपको पता होगा कि अंग्रेजों के समय से पहले यहाँ पर मुगलों का राज था, भारत में मुगलों का राज था, तो उर्दू भी एक सरकारी काम करने की भाषा बन चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में राजा जी ने ठेठ हिंदी का सहारा लिया। अरबी फारसी के शब्दों को ग्रहण करने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। उसी समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं होती थी। राजा शिव प्रसाद ने स्वयं तो कोर्स की पुस्तकें लिखे ही। उन्होंने पंडित श्री लाल और पंडित वंशीधर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी के लिए किताबें लिखनी स्टार्ट की। पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कहानियों की रचना की, जिसमें राजा भोग का सपना, वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा आदि महत्वपूर्ण है। राजा भोज का सपना के इस उदाहरण में उन्होंने सरल एवं चलती हिंदी का प्रयोग किया। यहाँ पर उदाहरण आपको बताया गया है, वे कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो। उनकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। बाद में राजा साहब हिंदू के पक्षपाती हो गए। शायद ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के
दबाव में ऐसा किया गया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी प्रारंभिक कार्यों से हिंदी गद्य के विकास में सहायता मिली। सन 1864 में उन्होंने इतिहास तिमिर नाशक इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका नाम तो संस्कृत निष्ठ है किंतु भाषा उर्दू के बहुत नजदीक है। उन्होंने बनारस नाम का अखबार भी निकाला था, उसकी भाषा हिंदू निष्ठ थी। राजा अगर लक्ष्मण सिंह की बात करें फ्रेंड्स, तो जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा थी, संबंधित दृष्टिकोण की भी तीव्रता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के भाषा संबंधित दृष्टिकोण की भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी और उर्दू को दोनों को अलग अलग भाषाएं बताया और उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी बोली ही ना जाए और ना ही हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हुए हों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मण सिंह की भाषा पर अपना मत प्रकट करते हुए लिखा, राजा साहब की भाषा में तद्भव शब्दों की मात्रा कम है, यद्यपि यह आरंभिक हिंदी गद्य का ही एक नमूना है। यद्यपि उसमें वक्ता और श्रोता के अनुकूल होने की क्षमता है और हमारी विशाल साहित्यिक परंपरा के अनुकूल है। भाषा में अरबी फारसी के शब्द ना होकर परंतु वह काव्य की ब्रज भाषा के प्रभाव से एकदम मुक्त नहीं है। राजा साहब ने कालिदास के कई ग्रंथों का अनुवाद किया, उनमें मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम का शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद हुआ और रघुवंश का अनुवाद काफी लोकप्रिय रहा। राजा साहब की भाषा का उदाहरण इस प्रकार है, अनुसुईया सखी, मैं भी इसी विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिसे अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। ठीक है, तो ये उनकी भाषा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के प्रश्न के इस कठिन समय में भी हिंदी का अपना नमूना सामने रखा और हिंदी गद्य को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी भाषा के जिस स्वरूप को प्रोत्साहित किया था उससे उर्दू से उनकी दूरी बढ़ी। उर्दू निष्ठ हिंदी को उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं माना, अतः उन्होंने सरल शब्द, सरल, शुद्ध और संस्कृत निष्ठ हिंदी को ही आगे बढ़ाया। इस कार्य के लिए सन 1841 में उन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। इस प्रकार हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से उपयुक्त दोनों महानुभवों का योगदान पर्याप्त महत्वपूर्ण है। भाषा के भावी रूप का आभास इनकी संरचनाओं में मिलता है। ऐसे समय में ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता थी जो भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित कर सके। इस आवश्यकता की पूर्ति भारतेंदु ने की। वह युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिरिक्त भी कई लोगों ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा से अनुवाद किए और पाठ्य पुस्तकें तैयार की। इनमें राम प्रसाद त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद मिश्र, ब्रिजवासी दास, बिहारी लाल चौबे, शिव शंकर काशीनाथ खत्री, राम प्रसाद दुबे आदि प्रमुख हैं। ये जो सभी नाम हैं फ्रेंड्स, ये हिंदी भाषा के उद्भव के समय बहुत ज्यादा प्रमुख नाम हैं जिन्होंने भारतेंदु की भी मदद की और आगे इन्होंने अंग्रेजी का जो अनुवाद है वो किया और पाठ्य पुस्तकें तैयार की। हिंदी के प्रचार में आर्य समाज के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी गद्य में ही की गई थी। यद्यपि वे स्व गुजराती भाषा के थे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो गुजराती भाषा के हैं, पर उन्होंने हिंदी में ही अपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए और ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रभाव को निष्प्रमाण करने के लिए भी अथक प्रयत्न किया। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिशें की कि हिंदू धर्म की जितनी कुरीतियां हैं उन्हें दूर कर दिया जाए और ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं उनके प्रभावों को भी कम कर दिया जाए। के लिए आर्य समाज प्रचारकों ने हिंदी भाषा का सहारा लिया। शुरुआती दौर में आर्य समाज का प्रभाव पंजाब में अधिक था। स्वामी दयानंद के प्रयत्नों से पंजाब में हिंदी और संस्कृत का नव जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन इससे पूर्व ही बाबू नवीन चंद्र राय और श्रद्धा राम फिल्लोरी ने पंजाब में हिंदी के लिए अथक प्रयत्न किए। अगर हम बात करें आगे फ्रेंड्स बाबू नवीन चंद्र राय की, तो उन्होंने 1863 और सन 1880 के बीच भिन्न भिन्न विषयों पर उन्होंने बहुत सी हिंदी की पुस्तकें तैयार की और दूसरी भी कई पुस्तकें तैयार करवाई। नवीन चंद्र राय ने ब्राह्मण समाज के सिद्धांतों के
के प्रचार के उद्देश्य के समय समय पर कई पत्रिकाएं निकाली, जिसमें ज्ञानदायिनी पत्रिका उल्लेखनीय है। बाबू नवीन चंद्र राय का दृष्टिकोण उर्दू के प्रति अनुकूल नहीं था। उन्होंने उसका लगातार विरोध किया। पंजाब में हिंदी को प्रचारित करने में दूसरा महत्वपूर्ण जो नाम आया सामने, वो आया श्रद्धाराम फिल्लोरी का। उन्होंने भी अपने प्रचार द्वारा ईसाई धर्म के प्रभाव को निस्तेज करने का प्रयास किया और धार्मिक और सामाजिक जागृति फैलाने का कार्य किया। श्रद्धाराम जी ने, अगर उनकी बात करें, सत्यामृत प्रवाह जो नामक सिद्धांत ग्रंथ है वो लिखा, जिसकी भाषा बहुत साफ और प्रौढ़ है। उन्होंने आत्म चिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह आदि पुस्तकें भी लिखी और भाग्यवती नामक एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा। यह उपन्यास सन 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक आते आते हिंदी गद्य का व्यापक व्यवहार होने लगा। व्यवहार में आ चुकी थी हिंदी भाषा और वह गद्य लोग पढ़ने लगे थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आगे इसमें बताया गया है साहित्य रचना के आवश्यक जमीन तैयार हो चुकी थी। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान व्यक्तित्व का हिंदी साहित्य के जगत में पदार्पण हुआ, जिनके प्रयासों से हिंदी गद्य को एक नई दिशा और ऊर्जा शांति प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसमें किस किस का कार्य क्या क्या रहा, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये मैंने सब एक्सप्लेन किया है आपको डिटेल्स में। सो अब आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के और भी आंसर्स देखने को मिले जो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करें, सो आप इस बुक को जरूर रेफर कर सकते हैं, जो आपको हैवी डिस्काउंट के साथ अवेल कराई जा रही है और आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन कर आप देख सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा आपके बुक के कंटेंट के साथ ही। ओके, सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।